ओके फाइन, चलिए लेट्स डू इट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया द कंकरेंट लिस्ट कंटेन्स मोस्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट। क्या ये सही है, रॉन्ग है, क्या है बताइए। मोस्ट नहीं नंबर ऑफ, सर। सही है। मोस्ट नंबर ऑफ, नहीं। मोस्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है, दैट इज 100 ही नंबर ना। और कंकरेंट लिस्ट में कितना है? कंकरेंट लिस्ट में मिनिमम है, कंकरेंट लिस्ट में दैट इज 52 इन नंबर। तो इन इंडिया द कंकरेंट लिस्ट कंटेन्स द इस मोस्ट नंबर, तो दिस इज रॉन्ग। ये मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। और इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सेंटर स्टेट का किस तरीके का सिस्टम है, बायस टुवर्ड्स द सेंटर ना। यस सर। फेडरल स्ट्रक्चर तो है हमारा, बट स्टिल इट इज बायस्ड टुवर्ड्स द सेंटर। तो जब कंफ्लिक्ट होगा तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ ना, ऑन कंकरेंट लिस्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया? टू ओनली। चलिए क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव ही बनाते हैं। आप लोग माइक म्यूट करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में 2-3 क्लास ही होना है। आप लोग अनम्यूट करके भी डिस्कशन कर सकते हैं, आंसर दीजिए, बता सकते हैं। अगर जिसे ऐसे मन है बताने के, वो बता सकते हैं। यस, कौन सा कमीशन था? तो देखिए इसमें से नॉट रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो धार कमीशन, धार कमीशन का फॉर्मेशन क्यों यस हुआ सर। था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिया में। इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? 1948 में। और सरकारिया कमीशन जो है, या पंची कमीशन जो है, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जिसको एआरसी रिपोर्ट भी बोलते हैं, एआरसी कमीशन भी बोलते हैं, ये सब जैसे पंची कमीशन का, पंची कमीशन कब आया था? 2007 में। और इसका पर्पस क्या था? सेंटर स्टेट रिलेशन को एग्जामिन करना। सेम फॉर सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन कब आया था? 1983 में, 1983 में। एंड एआरसी कब आया था? पहला एआरसी कमीशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन पहला फर्स्ट कब आया था? 1966 में। तो ये तीन कमीशन जो आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से है। धार कमीशन क्या है? ये तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लिए बनाया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, क्योंकि पूछ रहा है वाज नॉट रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। करेक्ट।
चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्या पूछ रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट? इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है? ओके, वेल डन जगतार सिंह, आपका करेक्ट है। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट पूरे टेरिटरी के लिए या टेरिटरी का किसी पार्ट के लिए वो लॉ बना सकता है? तो बिल्कुल बना सकता है। Yes, yes, sir. स्टेट लेजिस्लेचर का ये पार्ट कहाँ तक एप्लीकेबल होता है? उसके स्टेट्स में। तो उसके स्टेट में या एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, ये भी करेक्ट है। ओके, टेरिटरी का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। टेरिटरी का मतलब क्या होता है? कोई मुझे समझाएगा टेरिटरी का मतलब क्या होता है? अगर इंडियन टेरिटरी का बात कर रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? क्या होता है टेरिटरी का मतलब? इंडियन टेरिटरी में स्टेट्स भी आते हैं, यूटीज भी आते हैं, यूनियन टेरिटरी जो होते हैं वो भी आते हैं, और कोई भी अदर एरिया टाइम बिंग के लिए भी अगर इंडिया किसी को अक्वायर कर लिया है तो वो भी इंडिया का टेरिटरी बन जाएगा। लेट्स से टाइम बिंग के लिए वो 1 ईयर के लिए अक्वायर किया है, तो 1 दिन के लिए भी अक्वायर किया है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। फॉर द टाइम बिंग के लिए भी तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट हो जाता है। और पार्लियामेंट और स्टेट दोनों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पे लॉ बना सकता है? तो नहीं, स्टेट के पास ये पावर नहीं होता है। स्टेट का पावर सिर्फ और सिर्फ उसका स्टेट का जो एरिया डिफाइंड होता है ना, वहां तक होता है। वो ना उसको बढ़ा सकता है ना उसको घटा सकता है। लेकिन पार्लियामेंट जो है अपने एरिया को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये सिर्फ पार्लियामेंट के लिए एप्लीकेबल है, स्टेट के लिए नहीं। तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, सी ओनली। बताइए इसका आंसर। यस, टेल मी। सेंटर स्टेट रिलेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, consider the following statement. For subjects of concurrent list, the executive power rests with the state unless specified otherwise. तो देखिए, जो भी concurrent list से related subject होता है, फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, ये पूछ रहा है आर नॉट करेक्ट। For the subject of concurrent list, the executive power rests with the state unless specified otherwise। देखिए, जो भी concurrent list में जो भी subjects होते हैं ना,
उनका जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो किसके पास होता है? वो स्टेट के पास होता है। एक्चुअली में जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो किसके पास होता है? स्टेट के पास होता है। एक्सेप्ट किस केस में नहीं होता है? एक्सेप्ट व्हेन देयर इज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और पार्लियामेंट्री लॉ दैट प्रिवेल्स विद द पार्लियामेंट और द सेंटर। अगर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या कोई पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल कर रहा है जो उस चीज को सेंटर को पावर दे रहा है, तब वो क्या होगा? सेंटर के पास होगा। एल्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कंकरेंट लिस्ट में जो एग्जीक्यूटिव पावर जो लाई करता है वो किसके पास होता है? स्टेट के पास होता है। ये आपको थोड़ा उल्टा लग सकता है बट ये एग्जीक्यूटिव पावर का बात कर रहा है, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर। लॉ बनाने का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे लॉ बनाने का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। A law made by the parliament on a subject of the union list can confer power and impose executive duties on a state without the state consent। अब अगेन लॉ बनाने की बात हुई, पार्लियामेंट लॉ बनाना चाहता है तो पार्लियामेंट तो थ्रू आउट इंडिया कहीं भी उसके कंसेंट के बजाय, उसके कंसेंट के साथ किसी भी तरीके से वो कुछ भी इम्पोज कर सकता है, लॉ बना सकता है। टिल वो जो लॉ होना चाहिए वो वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं होना चाहिए। So a law made by the parliament on a subject of the union list can confer power and impose executive duty on a state। पार्लियामेंट तो लॉ बना ही सकता है विदाउट द स्टेट कंसेंट। स्टेट के कंसेंट के बिना भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, क्योंकि हमारा तो सेंटर स्टेट रिलेशन और सेंटर बायस होता है। तो लॉ बनाने का जहां भी बात आता है वहां पे पार्लियामेंट ऑब्वियसली प्रिवेल करेगा। तो ये सब सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? ये करेक्ट हो गया। अब लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट कैन कन्फर पावर एंड इम्पोज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑन द सेंटर विद द प्रेसिडेंट कंसेंट। क्या? अब स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है स्टेट सब्जेक्ट पे, और अगर ऐसा होता तो स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना देता और यहाँ पे पार्लियामेंट को, अगर पार्लियामेंट को इस चीज को फॉलो करना होता और अपने स्टेट में वो ऐसा कुछ लॉ बना देता है कि पार्लियामेंट इस चीज में इंटरफेयर ही नहीं कर सकता है, तब तो जो सेंटर स्टेट रिलेशन में सेंटर बायस हो रहा चीज है वो तो खत्म ही हो जाता, फिर यूनिटरी गवर्नमेंट का बात ही खत्म हो जाता। तो ये उल्टा नहीं हो सकता है ना, ये उल्टा नहीं हो सकता है। तो लॉ ऐसा कुछ नहीं बना सकता है कि जो उसको इम्पोज करे सेंटर पे, लेकिन सेंटर ऐसा लॉ बना सकता है कि जो स्टेट पे इम्पोज करे। तो ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपका? रॉन्ग है। अ लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट कैन नॉट कन्फर पावर एंड इम्पोज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑन सेंटर विद द प्रेसिडेंट कंसेंट। तो ये थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट क्या है आपका? 1 and 2 करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, रॉन्ग कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 3 ओनली। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे लॉ बनाने की बात हो रही है। लॉ बनाने के केस में हमेशा पार्लियामेंट प्रिवेल करता है। लॉ बनाने के केस में स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पे पावर दिया गया है स्टेट सब्जेक्ट पे, बट स्टिल वो पावर कन्फर नहीं कर सकता है सेंटर पे। तो ये अगेन ये आपका रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर अगर कुछ भी नहीं होता, एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो स्टेट के पास लाई करता है एक्सेप्ट व्हेन देयर इज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू president sorry with respect to parliament, or is there any parliamentary law with respect to the center? सर नॉट करेक्ट था सर। नॉट करेक्ट था ना? तो करेक्ट आंसर क्या यस हुआ? सर। 3 हुआ ना? 1 तो करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 रॉन्ग है ना? क्लियर? यस सर, यस सर। इसका हिंट्स इमरजेंसी प्रोविजन याद करिए, इंदिरा गांधी, बताइए क्या होना चाहिए आंसर।
देखिए जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 का क्यों आया था? आफ्टर इमरजेंसी इस चीज को लाया गया था, इमरजेंसी के बाद क्यों लाया गया था? क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अकेले खुद डिसीजन नहीं ले सकता है। प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई डिसीजन लेना है तो उनको अपने कैबिनेट को कंसल्ट करना ही करना है, और अगर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने कुछ कंसल्टेशन किया है और अगर ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को फॉर नेशनल इमरजेंसी, तो इनको ये चीज राइटिंग में देना होगा, जो चीज इंदिरा गांधी के टाइम पे नहीं किया गया था। इंदिरा गांधी ने खुद ने इस चीज को डिसाइड किया और प्रेसिडेंट को बोला कि आप इम्पोज करो। किसी भी तरीके का कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं था, नन ऑफ द कैबिनेट वाज कंसल्टेड। तो हमारे देश में इसी के बाद इस चीज का जिक्र किया गया था, हु इज मोर पावरफुल। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मोर पावरफुल होते हैं, और मैंने आपको बार बार बताया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर का ये मतलब नहीं होता है कि आप अकेले सारा डिसीजन ले लें। इट इज द काउंसिल हु टेक्स द डिसीजन, इट इज द कलेक्टिव डिसीजन। और हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, डिसीजन जो होता है वो कलेक्टिव डिसीजन होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, सिंगल मैन डिसीजन होता है। यहाँ पे इसी चीज का वायलेशन किया गया था, बाद में इसको अमेंड करके फिर ये बताया गया कि यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर शुड कम्युनिकेट द डिसीजन फॉर प्रोक्लेमिंग नेशनल इमरजेंसी इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। तो दिस इज करेक्ट, 45 का ये आंसर। ये थोड़ा सा पीडीएफ में ये दिक्कत हो गया इस चीज को, ये इधर यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन गिवन है और यहाँ पे ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन गिवन है। तो जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल है, उसके सामने में आर्म रिवेलियन है। यहाँ पे एक्सटर्नल है तो उसके सामने में वॉर है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है, उसके सामने में 356 एंड 365 है। तो थोड़ा सा वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा था ना, तो वर्ड से, तो वहाँ पे थोड़ा कन्वर्जन में दिक्कत हो गया। ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ये चीज है 1 2 3, बताइए आंसर। ओके फाइन, बी 2 एंड 3 करेक्ट है। एक्सटर्नल वॉर के बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 56 एंड 365 होता है। चलिए हम लोग एक बार सब देख लेते हैं। देखिए इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी दो तरीके से लगाया जाता है। एक होता है एक्सटर्नल इमरजेंसी
और एक होता है इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी वॉर का अगर कुछ हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन, इस केस में जो इमरजेंसी लगाते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी। जब आर्म्ड रिवेलियन, पहले ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस, फिर इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको चेंज कर दिया गया था और इसको क्या कर दिया गया, आर्म्ड रिवेलियन। आर्म्ड रिवेलियन, तो इस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, इंटरनल इमरजेंसी। दूसरा होता है 356, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल की यूज से लगाया जाता है, 356 का यूज करके प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। बट किस चीज का फेलियर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होता है। स्टेट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो नहीं कर रहा होता है, तो कुछ कंडीशंस गिवन है कि क्या क्या होना चाहिए फॉलो करने के लिए, तो इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 365। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 356 एंड 365 दिस रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल। और थर्ड इमरजेंसी लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगता है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया का या किसी पार्ट अगर वो थ्रेटेंड हो, किसी भी तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटेंड हो या क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी पार्ट थ्रेटेंड हो, तो इस केस हम लोग क्या लगाते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं। किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 360 के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्म रिवेलिंग के केस में नहीं, एक्सटर्नल वॉर के केस में बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट रूल 356 और 365 के केस में बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 6 का भी 2 and 3 ओनली। ओके, जगतार सिंह मुझे ये बताइए, एटमोस्ट और एटलीस्ट दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों में कोई डिफरेंस है, एटमोस्ट और एटलीस्ट में? यस सर, एटलीस्ट सर मिनिमम, एटमोस्ट मैक्सिमम। एटमोस्ट मैक्सिमम, तो ये आपने क्या पढ़ा है काउंसिल के बारे में, मिनिमम या मैक्सिमम? या काउंसिल या किसी भी चीज के लिए क्या होता है? सर एटलीस्ट वर्ड ही होता है यूज, मैक्सिमम एटलीस्ट होता है सर। तो यहाँ पे एटमोस्ट लिखा है ना, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इसका डी है। चलिए, इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन कब हुआ था? यस इट्स करेक्ट, 1990 में सर हुआ 1990 में हुआ था, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे? तो सर सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन। इसके स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, किसके द्वारा हेड किया जाता है? होम मिनिस्टर। और जो काउंसिल होता है ये कम से कम एटलीस्ट 3 टाइम्स इन ईयर दे शुड मीट। तो थर्ड स्टेट में क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे एटमोस्ट लिखा हुआ है, एटलीस्ट 3 टाइम्स इन ईयर। तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग एंड ये भी रॉन्ग। 1990 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ऑन द बेसिक रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 7 का डी, नन ऑफ द अबव।
सर 1 and 2 ठीक ही पार्ट सर। 1 and 2 सही है। ओके देखिए जी सर। आर्टिकल 262 तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, दिस इज करेक्ट। टू एडजुडिकेट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इसी के ट्रिब्यूनल्स के अंदर आता है ये इंटर स्टेट आर्टिकल 262 में। आर्टिकल 263 में जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है इंटर स्टेट काउंसिल एक्चुअली में करता क्या है, तो स्टेट और सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। तो ये भी करेक्ट है। आर्टिकल 304 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, जोनल काउंसिल क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये हमारा स्टैट्यूटरी सर। बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये किस एक्ट के थ्रू बना है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और अभी हमने कौन सा कमीशन देखा था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से? धर कमीशन सर, धार धर। कमीशन। तो यही तो है। तो ये स्टेट, ये आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1 and 2 सी। वेल डन। Really consider the following statement in the context of financial emergency under Article 360 of the Indian Constitution. A proclamation declaring financial emergency must be approved by both the houses of the Parliament. अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है तो ये दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। होता है क्या? यस, विद इन 2 months एंड बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी। तो ये करेक्ट है। वंस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूज इंडेफिनिटली। एक बार अगर ये अप्रूव हो जाता है तो ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए रहता है जब तक आप इसको रिवोक नहीं करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। 9 का क्या करेक्ट आंसर हो गया? सी, बोथ 1 and 2। सर ये विद इन 1 month है सर, सर विद इन 2 month है सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है सर। विद इन 2 months। ओके सर।
देखिए, जब 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना, उस समय आपको पता है, उसी समय एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 पार्ट्स इंट्रोड्यूस हुआ था। उस समय आपने प्लानिंग कमीशन में पढ़ा होगा, जो मैंने आपको नोट्स पे प्रोवाइड किया है। इंडिया के पास बेयरली 2 मंथ्स का फॉरेक्स बचा था। तब मनमोहन सिंह ने ऐसा स्टेप उठाया था एंड हम लोग इस चीज से बाहर निकले थे। स्टिल दैट टाइम हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया था। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड ओनली वंस। टिल डेट फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड इन आवर कंट्री। नहीं हुई सर। ये रॉन्ग है। एक्सेप्ट erstwhile जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, अब तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन चुका है। तो एक्सेप्ट erstwhile जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, प्रेसिडेंट रूल हैज बीन imposed once or more in all the states in India। बताइए। सर हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के और भी जगह पे प्रेसिडेंट रूल एक या एक से ज्यादा बार इम्पोज किया गया है। नहीं, ठीक है सर। सर जम्मू एंड कश्मीर में सर लगता था पहले गवर्नर रूल, सर वहाँ प्रेसिडेंट रूल नहीं लिखता था Yes, बिफोर आर्टिकल 370। yes. You are correct। तो ये आपका क्या है स्टेटमेंट, बताइए। ये भी रॉन्ग है। जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल नहीं, उसको गवर्नर रूल ही कहते थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? दोनों ही रॉन्ग है, तो नॉट करेक्ट। तो बोथ आर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? तो क्या हो गया आंसर? बोथ 1 and 2। सही पकड़ा आपने, इसलिए मैं वहाँ पे रुक गया था कि थोड़ा सोचिए JNK से रिलेटेड है। Okay, let's see. The emergency provisions are contained in part 18 of the Constitution. करेक्ट है सर। Correct है? Well done. Imposition of emergency converts the Yes, sir, federal ठीक है। political structure into a unitary one. जब इमरजेंसी प्रोविजन लगता है तो पावरफुल कौन हो जाता है? सेंटर हो जाता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यूनिटरी वन में Yes, कन्वर्ट sir, हो गया हाँ। ना। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, अगर इंटरव्यू में इस तरीके से क्वेश्चन कि विच पार्ट रिफ्लेक्ट्स द unitary form of the government? So during emergency, the center gains all the power. This reflects the unitary form of our country. अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, तो सी पार्ट भी ठीक है। हाँ वेट 1 मिनट, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बताइए दोनों में से कौन फेडरल फॉर्म को प्रमोट कर रहा है और कौन आपका यूनिटरी फॉर्म को प्रमोट कर रहा है?
सोचिए ना, इंडिपेंडेंट जुडिशियल और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इसमें कौन सा हमें लग रहा है कि फेडरल पार्ट है और कौन सा लग रहा है यूनिटरी पार्ट है?